नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी 71 प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 14 को, जो कि खान सर यानी कि खान ग्लोबल स्टडीज़ का है। इसमें टोटल जो है 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखिए आपका यह स्टार्ट होता है। इससे पहले 1 से लेकर 13 तक प्रैक्टिस सेट जो है अलग अलग वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल स्टडी लूप को विजिट कीजिए, वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी 71 टेस्ट सीरीज करके। वहाँ आप खान सर के, एडुटेरिया के और भी कई डिफरेंट जो है टीचर के आप प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर हम लोग 14 स्टार्ट करते हैं। और जो है सेट के साथ साथ जो है हम लोग इसका जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जो है आप जो भी प्रश्न हो उसको आप व्याख्या सहित उत्तर को आप ध्यानपूर्वक आसानीपूर्वक पढ़ सकें। तो चलिए सेट नंबर 14 का आपका पहला प्रश्न क्या है। सेट नंबर 14 का आपका पहला प्रश्न है कि मुर्शिद कुली खान ने अपने शासनकाल के दौरान गरीब काश्तकारों को तकावी प्रदान किया। क्या तकावी? तो तकावी शब्द का अर्थ है, तो तकावी मतलब होता है आपका ऋण, कृषि ऋण वो है, ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने अपने शासनकाल के दौरान गरीब काश्तकारों को तकावी प्रदान किया, और तकावी शब्द का अर्थ है कृषि ऋण। सो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुर्शिद कुली खान ने गरीब किसानों को उनकी परेशानी दूर करने के साथ साथ उन्हें समय पर भू राजस्व का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए तकावी प्रदान की, लेकिन राजस्व खेती की व्यवस्था ने जमींदारों और किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया था। तो आपका पहला का बी इसका राइट आंसर होगा, और साथ में देखिए व्याख्या भी इसका आंसर दिया हुआ है। तो इसका जो है आपका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जैसा कि आपको हमने बता दिया वीडियो के शुरू में ही। दूसरा है कि दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन जो है वो भारतीय प्रश्नों पर चर्चा करना और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश जनता को प्रभावित करना, इसका जो है प्रमुख उद्देश्य यही था दादा भाई नौरोजी का एसोसिएशन का आयोजन करने का। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। तो पहला है कि इसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो इसका अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि जो इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किए थे। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा। दूसरा है स्वशासन या स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। तो यह जो है आपका स्टेटमेंट सही है, इसको जो है लक्ष्य घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, स्वशासन या स्वराज। तो केवल 2 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि सूची 1 में स्वदेशी आंदोलन के नेता का नाम दिया हुआ है और दूसरा है स्थान उनसे संबंधित है। तो कौन सा जो है वो सही मिलान है, ठीक है। कितने जो युग्म है वो सही है वो आपको पूछ रहा है। तो पहला है आपका कि चिदम्बरम पिल्लई। तो जो चिदम्बरम पिल्लई नेता हैं वो मद्रास के एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने मद्रास प्रांत में जो है स्वदेशी आंदोलन का आयोजन किया था। तो ये आपका सही मिलान नहीं है। दूसरा देखिए हरि सर्वोत्तम रॉय। हरि सर्वोत्तम राव जो है वो कहाँ के, आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो ये आपका सही मिलान है। लाला लाजपत राय जो है पंजाब में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का आयोजन किया। तो ये आपका गलत मिलान है। और सैयद हैदर रजा जो है दिल्ली में विभाजन विरोधी या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो ये आपका चौथा भी जो है वो सही युग्म नहीं है। तो केवल जो है आपका एक युग्म जो है सही सुमेलित है, जो कि हरि सर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश के नेता थे। सो ऑप्शन नंबर आपका एक, केवल एक युग्म राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो पहला है कि बंगाल विभाजन 1905 का उद्देश्य शासन सुनिश्चित करना था। तो पहला जो है आपका कथन वो है गलत है, क्योंकि बंगाल विभाजन का जो उद्देश्य भले ही शासन सुनिश्चित करने के बहाने बंगाल का विभाजन किया गया था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना था, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहला जो है स्टेटमेंट वो फॉल्स होगा। दूसरा है कि बंगाल के विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मध्यवर्गीय दबाव समूह से एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में परिवर्तन शुरू किया। तो दूसरा स्टेटमेंट बंगाल विभाजन से रिलेटेड सही है। तीसरा है आपका बंगाल के विभाजन ने राष्ट्रवाद की बढ़ती भावनाओं को दबा दिया। तो
राष्ट्रवाद की बढ़ती भावनाओं को दबा नहीं पाया था दोस्तों बंगाल विभाजन, और यह जो है राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का एक कारण बन गया था बंगाल विभाजन। सो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी जो है बंगाल विभाजन से रिलेटेड फॉल्स है, तो केवल स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो सही होगा। तो 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से किसने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। तो सक्रिय रूप से भाग जो है जमींदार, छात्र, वकील, महिला, ये सभी जो है स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए। सो ऑल जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो 7वां नंबर का प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारतीय राजनीति में पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है दोस्तों, इसने जो है पृथक निर्वाचन मंडल के जो है शुरुआत किया था। इसमें मुस्लिम, सिख और अनुसूचित जाति शामिल थे। तो इसमें जो दोस्तों वो मुस्लिम, सिख और अनुसूचित जाति नहीं, इसमें सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो कौन सा गलत है, तो दूसरा जो है आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 7 का करेक्ट आंसर है। ध्यान से पढ़िए, पूछ रहा है यह प्रश्न में कौन से गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। 8वां नंबर है कि क्रांतिकारी आंदोलनों या गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि चापेकर बंधुओं ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो है सावरकर बंधुओं द्वारा 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। 1897 में कि चापेकर बंधुओं ने पूना में 2 अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दिया। तो क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि चापेकर भाइयों दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर की हत्या कर दी गई और 1897 में पुणे में ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षण लेफ्टिनेंट आर्स्टन, ठीक है, इनको जो है हत्या कर दी गई। सो ऑप्शन में नंबर आपका जो है 2 सही है और पहला जो गलत है। तो केवल 2, ऑप्शन नंबर 20 का 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर है कि अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति जो है क्रांतिकारी संगठन थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका स्थापना 1902 ईस्वी में कलकत्ता में जो है प्रमथनाथ मिश्रा के नेतृत्व में हुआ था। तो प्रमथनाथ मिश्रा जो है इसकी स्थापना 1902 में किए थे और वरिंद्र कुमार घोष और उनके भाई अरविंदो घोष भी अनुशीलन समिति से जुड़े थे। सो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति थी। 10वां नंबर का प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है 2 लिप्त थे, एक थे आपके जो अभिनव भारती और दूसरा जो है वो अनुशीलन समिति। ये दोनों जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न, निम्न पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन से चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी में शामिल हुआ था। तो महात्मा गांधी में जो शामिल हुए थे वो हुए थे आपके राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी, ये दोनों। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 केवल 11 नंबर के प्रश्न का। और महात्मा गांधी में शामिल होने वालों में ब्रज किशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, आचार्य JB कृपलानी सहित अन्य जैसे प्रख्यात वकीलों की एक टीम जो शामिल थी। चंपारण सत्याग्रह जो है भारत में पहला गांधीवादी आंदोलन था। पहला सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है गांधी जी का। तो ऑप्शन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है। तो पहला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को किसानों की समस्या की जांचने के लिए चंपारण आने के लिए राजी किया था। तो जी नहीं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजी नहीं किया था, क्योंकि राजकुमार शुक्ल और एक साहूकार संत राउत थे, उन्होंने जो है महात्मा गांधी को किसानों की समस्या की जांच के लिए चंपारण आने के लिए राजी किया। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। दूसरा है चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी को जांच आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, क्योंकि जो है जून 1917 में सरकार ने गांधी जी के सदस्यों में से एक के रूप में एक जांच आयोग की नियुक्ति की। तो दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 सही है। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो अहमदाबाद सत्याग्रह जो है मिल मालिकों के खिलाफ हड़ताल का नेतृत्व करने के लिए मिल मजदूरों को समर्थन देने के लिए की गई।
जो अपनी मजदूरी नहीं दे रहे थे। इस प्रकार मिल कर्मचारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 14 नंबर के रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो है पारित करना था, उसका प्रमुख कारण था राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने रॉलेट एक्ट को मार्च 1919 में पारित किया। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और रॉलेट एक्ट क्या होता है कि जूरी के बिना राजनीतिक परीक्षण की अनुमति देने वाले अधिनियम को बिना मुकदमे के भी जेल में डाल दिया जाता है। और इसने केवल देशद्रोह के संदेह पर वारंट के खिलाफ बिना जो है भारतीयों की गिरफ्तारी की अनुमति दी। और इस अधिनियम का उद्देश्य देश में बढ़ते राष्ट्रवादी उभार को रोकना था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर का प्रश्न के निम्न पर विचार कीजिए और उपरोक्त घटना में सही कालानुक्रम में कौन सा व्यवस्थित है। तो दी गई घटना का जो सही क्रम है वो है आपका पहले हो जाएगा डॉक्टर सत्यपाल की कैद, और उसके बाद हो जाएगा जलियांवाला कांड, और लास्ट में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। इस प्रकार से आपका 213 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर के प्रश्न का। 16 नंबर का प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला है कि कांग्रेस ने पहली बार जन आंदोलन का आयोजन किया, तो यह असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सही कथन है। हिंदू मुस्लिम एकता का विकास हुआ, ये भी आपका कथन सही है। काशी विद्यापीठ जैसे कई राष्ट्रीय संस्थान जो है अस्तित्व में आए, ये भी कथन सही है। ब्रिटिश सरकार की भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने की इच्छा हुआ, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है असहयोग आंदोलन में फॉल्स स्टेटमेंट है। तो 1, 2 और 3 जो है सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 के मराठों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन गलत हैं। तो गलत हैं, पहला जो है आपका कि हवलदारों की देखरेख जो है सिहारों के द्वारा किया जाता था, तो सिहारों के द्वारा जो है किया जाता था, ये गलत है दोस्तों। सिहारों की निगरानी जो हवलदारों द्वारा की जाती थी, तो हवलदारों की देखरेख सिहारों के द्वारा किया जाता था, ये गलत है। नेक्स्ट है सर्जम मराठों के सैन्य प्रशासन से जुड़ा नहीं था, तो ये जो है मराठा के सहायक सेना के हिस्सा थे दोस्तों, तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो सर्जम जो है मराठों के सैन्य प्रशासन से जुड़ा था और कई जो है सैन्य प्रमुखों को सर्जम यानी कि राजस्व अनुदान दिया गया। इसे सरजामी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, सरजामी प्रथा। तो आपका जो है गलत कथन 1 और 2 दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है कि भक्ति संत और दूसरा में पैसे दिए गए हैं, तो इसमें से पूछ रहा है कि कितने जो युग में वो सही सुमेलित हैं। तो भक्ति संत में एक है नामदेव, तो नामदेव जो है उनका पेशा क्या था दोस्तों, नाई था, वो आपको बताना है। दूसरा आपका कबीर बुनकर, रविदास दर्जी और सेना जो है मोची। तो इनमें से जो है कितने लोगों का जो पेशा और भक्ति संत के सही सुमेलित है। तो इनमें से जो है केवल आपका एक का सही सुमेलित है दोस्तों। ये को भी कौन सही सुमेलित है कि नामदेव जो है पेशे से दर्जी थे, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका पहला जो है फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कबीर, कबीर का क्या दिया हुआ, वो पेशे से बुनकर थे, तो ये आपका सही है। रविदास जो है दर्जी दिया हुआ है, तो रविदास जो है वो पेशे से मोची थे, तो ये आपका गलत है। और सेना जो है क्या थे, पेशे से नाई थे, तो ये भी आपका गलत मिलान है। तो केवल एक युग सही है जो कि कबीर जो है पेशे से बुनकर थे। सो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाए। एक ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, केवल एक युग, और इसमें जो है आपका बी नंबर का जो है सही है, कबीर बुनकर से सही सुमिलित है। 18 के बाद 19 नंबर का प्रश्न देखिए, क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। पहला है आपका शेख निजामुद्दीन की धर्मशाला गयासपुर यानी कि दिल्ली में यमुना नदी के तट पर थी, यह कथन आपका सही है। उन्होंने सांस लेने के लिए यौगिक व्यायाम को अपनाया और इसी वजह से उनका नाम सिद्ध पड़ गया, यह भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। वह सूफी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते थे जो एक सरल जीवन में विश्वास करते थे, यह भी कथन सही है। तो 19 का जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है सही मिलान है। नेक्स्ट है 20वां नंबर का प्रश्न, क्या है कि मुगलों के अधीन राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वो आपके गलत हैं। तो इसमें से जो है आपका दूसरा नंबर का जो कथन गलत है, और पहला देखिए कि 1580 ईस्वी में अकबर ने राजस्व की नई व्यवस्था जो है 10 साल की स्थापना किया, यह आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है।
10 साल में राज्य का एक हिस्सा जो है 1/4 था, तो 1/4 नहीं दोस्तों, यह 1/3 था। इस कारण से यह स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। और इस प्रणाली के तहत राजस्व नकद में एकत्रित किया जाता था, तो ये भी कथन सही है। लेकिन आपका जो प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है, तो जो गलत स्टेटमेंट है वो है आपका स्टेटमेंट नंबर बी है। तो बी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 जो है वो गलत कथन है। नेक्स्ट है 20 के बाद 21 नंबर का प्रश्न। देखिए क्या है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और मिट्टियों के प्रकार और विवरण दिए गए हैं। तो मिट्टी के प्रकार और विवरण में कौन से कथन गलत हैं? तो पहला जो है आपका पोलज। पोलज जो है वो बंजर भूमि को कहा जाता है। तो पोलज जो है वो आपका यह हर साल खेती की जाने वाली भूमि होती है, ना कि बंजर होती है। तो ये कथन जो है आपका गलत है। चाचर जो है 3 से 4 साल के लिए पड़ती भूमि को कहा जाता है। तो ये आपका सही है दोस्तों। और पाली जो है और बंजर जो है अधिक समय तक पड़ती भूमि को कहा जाता है, ये भी आपका सही है। लेकिन पोलज जो है बंजर भूमि को नहीं कहा जाता, यहाँ हर साल खेती की जाती है। तो एक गलत जो युग्म है वो है आपका केवल एक युग्म है, वो आपका जो है वो केवल एक युग्म, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न देखिए कि न्याय श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन गलत हैं। तो पहला है कि यह जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की एक पहल थी। तो यह कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि यह पहल जो जहांगीर ने शुरू किया था, नूरजहां ने नहीं। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। न्याय की श्रृंखला जो है यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई कि आम लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें। तो यह स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है। तो इनमें से जो गलत कथन है वो है आपका पहला है। तो 22 का 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। 23 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है कि समान रूप से पश्चिम का हिस्सा छोटा किंतु ऊंचा होता था। तो यह जो है आपका कथन सही है। और पूर्व का हिस्सा बड़ा लेकिन निचला था। तो ये भी आपका कथन सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 23 नंबर का 1 और 2 सही कथन है। 24 है कि ऐसा कहा गया है कि ऋग्वेद में निहित कई सूक्त संवाद के रूप में है। ऐसा ही एक संवाद विश्वामित्र नामक ऋषि और 2 नदियों के बीच था जिन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। तो वे कौन से हैं? वे हैं दोस्तों आपके ब्यास और सतलज नदी। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर नीचे दिए गए जो 2 कूट है उसमें से कौन से कूट जो है आपका सही है वो आपको बताना है। तो पहला है कि ऋग्वेद के पुरुषों ने एक नियमित सेना द्वारा समर्थित युद्धों में भाग लिया। तो यह जो है आपका कथन जो है वो आपका गलत है। तो ऋग्वेद काल में परिवार समूह में निवास करता था जिसे कुल कहा जाता था। और इस समय आर्यों का जीवन जो है पशुचारण पर आधारित था। और इन युद्धों में अधिकांश पुरुषों ने भाग लिया लेकिन कोई नियमित सेना नहीं थे। लेकिन ऐसी सभाएं थी जहां लोग मिलते थे, युद्ध और शांति के मामलों पर चर्चा करते थे। वे नेताओं को भी चुनते थे जो अक्सर बहादुर और कौशल योद्धा होते थे। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। वहाँ सभाएं होती थी जहाँ लोग मिलते थे और युद्ध और शांति के मामलों पर चर्चा करते थे। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो कौन सा कथन सही है? वो है आपका केवल जो है दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह घोड़ नदी पर स्थित एक स्थल है इनाम गांव, यह स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा है कि इस पर 3600 और 2700 पहले के जो है बीच कब्जा कर लिया गया था। इस पर 3600 और 2700 साल पहले के बीच। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। वयस्कों को आमतौर पर दक्षिण की ओर सिर के साथ दफनाया जाता था। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है दोस्तों। वयस्कों को जो है आमतौर पर उत्तर की ओर सिर के साथ सीधे जमीन में दफना दिया जाता था। तो इस कारण से 1 और 2 जो सही कथन है ऑप्शन नंबर 26 का राइट आंसर होगा। 27 है कि मगध महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चुनना है। तो पहला है कि बिहार में पाटलिपुत्र कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो बिहार में जो पाटलिपुत्र कई वर्षों तक राजधानी थी, ये आपका जो गलत है दोस्तों, क्योंकि जो है बिहार में राजगिरी वर्तमान में जो है कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। बाद में राजधानी को जो है पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में पटना में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस कारण से पहला स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। मगध जनपद के संबंध में राजधानी को जो है राजगिरी में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। पहले जो है वो आपका राजगिरी में था, बाद में स्थानांतरित जो है वो कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र में। तो ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है?
तो सही नहीं है, वो है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया। यह स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1959 को हुआ, जिसके बाद आंध्र प्रदेश इस प्रणाली को अपनाया था। तो मध्य प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत मिलान है। 28 के बाद 29 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की अपेक्षा की जाती है, तो ये जो है आपका कथन सही है। और संविधान वाले सभी देश अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक हैं। अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है कि वे लोकतांत्रिक हैं। तो आपका जो है दूसरा वो फॉल्स स्टेटमेंट है, पहला सही है। इस कारण से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 29 का। 30 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है आपका 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक संविधान सभा की मांग किया था, तो ये आपका जो है कथन वो आपका सही है। दूसरा है कि दिसंबर 1945 और नवंबर 1949 की संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया, तो ये आपका जो है ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच जो है संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया, ठीक है। तो 45 नहीं, दिसंबर 1946 होगा। तो दूसरा आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। सरदार वल्लभ भाई संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो जी नहीं दोस्तों, वो एक प्रमुख सदस्य थे संविधान सभा के। इस कारण से तीसरा नंबर भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो केवल जो है एक सही है, ऑप्शन नंबर सी 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है। तो निम्न लोकतंत्र के लिए प्रारंभिक बिंदु सहमति का विचार है, यह आपका स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा, यह लोगों का निर्णय है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही नहीं कथन है। ऊपर दिए गए कथन में से आपको चुनना है। तो पहला आपका कथन है कि भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के लोगों के विश्वास की अभिव्यक्ति है, तो यह कथन आपका सही है, ठीक। हमारी व्यवस्था में संसद के पास अपार शक्तियाँ हैं क्योंकि वह लोगों का प्रतिनिधि करती है, ये भी कथन सही है। तो जो सही नहीं है यानी कि कौन सा गलत है, तो ना ही 1 सही है, ना ही गलत है, ना ही 2 गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2 सही नहीं है। 33 नंबर का प्रश्न है कि कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो पहला कथन है आपका कि संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में कई प्रावधान स्थापित किए जो कानून के शासन की स्थापना करेंगे, तो ये कथन आपका सही है। दूसरा है कि कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, यह कानून के शासन के संदर्भ में सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 33 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है। और ये रहा आपका व्याख्या इसका 33 नंबर के प्रश्न का। 34 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से सही हैं। हालांकि अदालतें सरकार के अधीन नहीं होती हैं, लेकिन वे अपनी ओर से कार्य करती हैं, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट फॉल्स है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन जो है आपका पहला आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 34 नंबर के प्रश्न का। 35 नंबर का प्रश्न देखिए कि देश में विभिन्न प्रकार के न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि हमारे देश में 4 अलग अलग स्तर की सरकारें हैं, तो जी नहीं दोस्तों, हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर की सरकारें हैं, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट पहला फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अधीनस्थ आमतौर पर जिला या तहसील स्तर पर या कस्बों में होते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं होते, जी नहीं दोस्तों, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, बाध्यकारी होते हैं। सो पहला और तीसरा आपका गलत है, सिर्फ दूसरा आपका कथन सही है 35 नंबर के प्रश्न का। तो केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर बी 35 नंबर का राइट आंसर होगा। 36 नंबर का प्रश्न देखिए कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए हैं और सही कूट का जो है प्रयोग करके उत्तर चुनना है। तो कौन कौन से जो है कदम उठाए गए हैं। पहला है कि दलित और आदिवासी समुदायों के लिए छात्रों के लिए मुफ्त या रियायती छात्रावास, ये आपका कदम जो है सही है। आरक्षण नीति भी सही है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989
में बनाया गया है। तो ये तीनों जो है वो कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 आपका 36 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 37 नंबर का प्रश्न देखिए कि मुद्रा आपूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मुद्रा आपूर्ति के बारे में आपका कथन नंबर 3 सत्य होगा कि यह किसी देश की आम जनता के पास किसी विशेष समय पर कुल धन की मात्रा होती है, मुद्रा आपूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, स्टेटमेंट नंबर सी 37 नंबर के प्रश्न का। 38 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है कि वह धन जो लोगों के बैंक खातों में जमा किया जाता है और मांग पर निकाला भी जा सकता है, मांग जमा कहलाता है। तो ये आपका डिफिनेशन ट्रू है। दूसरा है कि मुद्रा के साथ साथ मांग जमा आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन का गठन भी करती है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो सही है, मांग जमा से रिलेटेड। तो दोनों कथन सही हैं, 1 और 2। सो ऑप्शन नंबर सी 38 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 39 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों जो है जिनेवा में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जिनेवा। और इसका जो है संगठन हुआ था 1995 को 1 जनवरी को, जो कि जिनेवा जो है किस जगह पे स्थित है, और स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। कहाँ? स्विट्जरलैंड देश में। तो जो जिनेवा ऑप्शन नंबर बी 39 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 40 नंबर का प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 40 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस दिन जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी और इस अधिनियम को देश में उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। तो 24 दिसंबर याद रखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। हर एक वर्ष ISI मार्क का उल्लेख होता है। तो ISI मार्क का उल्लेख जो है किस जगह पे होता है, वो होता है औद्योगिक उत्पाद होता है। और एक मार्क का उपयोग कहाँ होता है? कृषि उत्पाद पर। BIS हॉल मार्क का आभूषण पर। FPO का प्रसंस्करण उत्पाद पर। और FSSAI का खाद्य सामग्री पर। तो आपका ISI औद्योगिक उत्पाद ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर के प्रश्न का। 42 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से कारक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। तो कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, ये सभी जो है वो आपको उत्पादन के उद्देश्य के लिए सभी की आवश्यकता होती है। सो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर के प्रश्न का। 43 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों कि उत्पादन के कारक से संबंधित भौतिक पूंजी के अंतर्गत निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। तो भौतिक पूंजी को किसे कहा जाता है? भौतिक पूंजी के अंतर्गत शामिल 2 वस्तुएं स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी है। तो ये आपका जो है अंतर्गत आने वाली 2 वस्तुएं स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी है। ऑप्शन नंबर आपका जो है केवल एक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है 43 के बाद 44 नंबर का प्रश्न क्या है। 44 नंबर का प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। और सत्य कथन है ये आपको बताना है, नीचे स्टेटमेंट दिया है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में हुई थी। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है हरित क्रांति से रिलेटेड। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्म HYBS का उपयोग किया, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। हरित क्रांति के दौरान गेहूँ और चावल की खेती पर अधिक जोर दिया गया था, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो उपयुक्त में से ऑल आपका स्टेटमेंट जो है हरित क्रांति के संदर्भ में भारत में सही है। सो ऑप्शन नंबर डी 44 का राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है कि आर्थिक गतिविधि के किस भाग या भागों में वेतन या लाभ के लिए की गई गतिविधि के लिए परिश्रमिक शामिल है, जिसमें माल और सेवाओं के उत्पादन और सरकारी सेवा शामिल हैं। तो वो है बाजार की गतिविधियाँ को क्या कौन सा आर्थिक गतिविधि है? वो है बाजार की गतिविधि, जिसमें जो है माल और सेवाओं के उत्पादन और सरकारी सेवा शामिल हैं। सो ऑप्शन नंबर ए 45 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का आमतौर पर अर्थ होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो आपका सही डिफिनेशन है वो है कि जिस कार्य को कम लोग पूरा कर सकते थे उसमें अभी भी अतिरिक्त लोगों को लगाया जाता है, जिससे में कि जो है उत्पादकता में भी कोई वृद्धि नहीं होती है, उसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। यानी कि यह आपका सही डिफिनेशन है, ऑप्शन नंबर सी 46 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 47 है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी कि PMRY से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यह योजना 1993 में शुरू की गई थी, यह आपका सही कथन है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल किया गया था, यह भी आपका सही कथन है। सो 1 और 2 आपका सही विकल्प है, 47 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा।
48 है कि नेशनल फूड कोर वर्क प्रोग्राम काम के बदले भोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2004 में शुरू किया गया था। सो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर के प्रश्न का। 49 है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल हैं? इसमें आपके प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण आश्रय, ये सभी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत शामिल हैं। सो उपयुक्त में से ऑल सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 50 नंबर का प्रश्न देखिए सेट नंबर 14 का कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला आपका स्टेटमेंट है कि बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न अर्थात गेहूं और चावल का भंडार है। तो ये आपका कथन सही है। दूसरा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य का भुगतान किया जाता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला और दूसरा जो है सही कथन है। तो देखिए कौन सा कोट है, कोट नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 51 है कि निर्गम मूल्य से आप क्या समझते हैं? निर्गम मूल्य का मतलब होता है कि समाज के गरीब वर्गों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर खाद्यान्न का वितरण करना निर्गम मूल्य होता है। सो ऑप्शन नंबर ए 51 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत की चिंता का प्रमुख कारण है? तो है कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि जो है वो भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर के प्रश्न का। 53 है कि निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है? तो रेल बजट को केंद्रीय बजट में वो 2017-18 बजट में मिला दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी 53 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत के दूसरे पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। तो PC महालिनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना। सो 54 नंबर का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस योजना का लक्ष्य था तीव्र औद्योगिकीकरण। ठीक है, इसमें जो है प्रमुख जो है मुख्य बल लोहे एवं इस्पात और लोह धातु, भारी रसायन, भारी इंजीनियरिंग और मशीन निर्माण उद्योगों जैसे आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देने पर था इस योजना का प्रमुख उद्देश्य। सो 55 नंबर का आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न देखिए योजना और प्रारंभ वर्ष सूची में दिए हुए हैं, तो एक दूसरे से आपको मिलान करना है। तो आम आदमी बीमा योजना वो उसका जो है प्रारंभ वर्ष था 2007 ईस्वी। उसके बाद है PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, यह आपका प्रारंभ वर्ष 2021। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2007। यानी 3142 आपका करेक्ट मिलान है A, B, C और D का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या है, 56 की निम्नलिखित में से किसी एक के लिए केसी तत्व जो है एकमात्र कारण नहीं है। केसी तत्व तो किसका जो है एकमात्र कारण नहीं है? पौधों के जड़ों से जलों का इसके पर्णसमुखी और बढ़ना जो एकमात्र कारण नहीं है, बाकी ये सभी का केसिक तत्व कारण है। सो ऑप्शन नंबर डी 56 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 57 है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो वो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु के आकार के समान होता है निर्मित प्रतिबिंब। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर के प्रश्न का। 58 है कि मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। किसमें? मेंज विद्युत प्रदाय में। तो फ्यूज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? तो इसका गलनांक जो है निम्न होना आवश्यक है फ्यूज का। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी आपका 58 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 59 है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो सही कथन नहीं है वो है आपका कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। ये आपका सही कथन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 59 नंबर के प्रश्न का। 60 नंबर का प्रश्न देखिए कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? तो ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। सो ऑप्शन नंबर डी 60 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 61 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि नीचे दिए गए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए और फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? तो है आपका छिद्र 2 से। किससे? छिद्र 2 से जो है आपका अधिकतम दूरी तक पानी फेंका जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर के प्रश्न का। 62 नंबर का प्रश्न देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। डॉक्टर राजा रमन्ना, तो डॉक्टर राजा रमन्ना जो है नाभिकीय भौतिकी से संबंधित हैं। दूसरा है आपका कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उनका जो है कृषि विज्ञान से संबंध था। प्रोफेसर UR राव, प्रोफेसर UR राव का संबंध जो है अंतरिक्ष अनुसंधान से। और प्रोफेसर मेघनाथ साहा, इनका संबंध जो है उष्मागतिकी एवं
खगोल भौतिकी से। सो आपका ए का 2, बी का 5, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी कूट इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 63 नंबर का प्रश्न। देखिए क्या है 63 नंबर का प्रश्न कि तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस एक प्रकार प्राप्त करते हैं। तो तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से जो है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। 63 के बाद 64 है कि ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है। तो ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं, ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर के प्रश्न का। यह जो है रिएक्टर, ध्रुव रिएक्टर, यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान है, ठीक है। ये एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, भारतीय शोध रिएक्टर है। 64 के बाद 65 है कि रडार उपयोग में आता है। तो रडार उपयोग में जो है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग में आता है। सो ऑप्शन नंबर सी 65 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर है कि एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसिटिलीन है कि वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है, यह कथन सही है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल भी है, ये भी सही है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो एसिटिलीन के बारे में पहला और दूसरा कथन सही है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर के प्रश्न का। और 67 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है आपका। देखिए एसिटिलीन की सुगमता से प्राप्ति होती है कैल्शियम कार्बाइड तथा पानी के मिश्रण कर, ठीक है। तो इस कारण जो है कथन 3 सही नहीं है, आपका व्याख्या दिया हुआ। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अम्ल का उपयोग होता है। तो ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए 67 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 68 है कि निम्न में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव जो है पीएच मान है। तो अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान जो है वो 6 है, 6, यानी ऑप्शन नंबर ए 68 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो वो कौन सा पदार्थ है, वो है भारी पानी। भारी पानी जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। सो ऑप्शन नंबर बी भारी पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है आपका। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल यानी कि अनुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। तो उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो वो 580 किलोग्राम ऊष्मा उत्पन्न होगी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है। तो वो आपका हीरा जो है सर्वाधिक कठोर तत्व है। 171 नंबर का ए करेक्ट आंसर होगा। यह कार्बन का शुद्धतम रूप है। 72 नंबर है कि निम्न धातुओं में से कौन समान तापमान पर द्रव्य है। तो वो आपका जो है पारा जो है समान तापमान पर द्रव्य है। 72 नंबर का बी राइट आंसर होगा। 73 है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चूना पत्थर को इंग्लिश में लाइमस्टोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है 73 के 73 का 74 के ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो उसे जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को। 75 है उपचयनांक और तत्व दिया हुआ है। एक सूची 1 में और सूची 2 में आपको जो है मिलान करना है। तो उपचयनांक 2 जो है आपका किससे सही मिलान होगा, वो होगा CaO का Ca उपचयनांक, ठीक है। 3 जो होगा आपका जो हो जाएगा NaIH4 का AI उपचयनांक, ठीक है। 4 जो हो जाएगा वो आपका किसका हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका 1 का, और 6 जो हो जाएगा वो 2 का हो जाएगा, यानी कि 3, 4, 1, 2 आपका जो है करेक्ट मिलान है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि 76 है कि कंकाल की कुल हड्डियों की संख्या बताइए। कंकाल की कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, 206, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 77 है कि मधुमक्खी की औसत गति समानता क्या होती है। तो वो होती है 16 किलोमीटर प्रति घंटा समानता इसकी गति होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर के प्रश्न का। 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरसों तेल में समांतर मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं। तो वह पोस्ता का बीज का जो है मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है। 78 नंबर का आपका बी करेक्ट आंसर है। 79 नंबर है आपका कि किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया है। तो वो खोला गया है हैदराबाद में पहला डायनोसोरियम, ऑप्शन नंबर सी 79 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 80 एक निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिससे जो है एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाए। तो वह कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रयोग में लाया जा सकता है एथलीटों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी 80 का करेक्ट आंसर है। यह जो है आपका पदार्थ जो है इस पर रोक नहीं है, बाकी ये सभी पदार्थ पर रोक है। 81 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्षुधातिशय जो है वो क्या है आपका, क्षुधातिशय जो है आपका वो है आपका भक्षण विकार है, ठीक है। इसका सही मिलान है कोलेस्ट्रॉल का सही मिलान आपका जो हो जाएगा
नेक्स्ट एट्रोपिन का आपका हो जाएगा एल्केलाइड, और लास्ट इंसुलिन आपका जो हो गया वो अग्नाशय, यानी कि आपका जो सही मिलान आपका ए है। तो कूट नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है आपका 82 के निम्न में से कौन सा एक पदार्थ है जो समुद्र बहुत यातत में प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो यह जो है आयोडीन प्राप्त होता है बहुत मात्रा में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी 82 का करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष जो है वो 7 टीकाकरण निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर बी 83 का करेक्ट आंसर है। 84 नंबर का प्रश्न देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फल बीजांड का जो है वो सही मिलान होगा पत्ती, बीज यानी कि सीड इसका सही मिलान हो जाएगा आपका बीजांड, और कास्ट यानी वुड हो जाएगा आपका तना, और मंड हो जाएगा आपका अंडाशय, ठीक है। तो आपका सही मिलान 2 1 3 2 है। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, मंड जो हो जाएगा आपका अंडाशय नहीं, मंड जो हो जाएगा आपका पत्ती हो जाएगा। इस प्रकार से 2 1 3 2 आपका जो है सही मिलान है। नेक्स्ट है आपका बी के बाद देखिए कैसा है, फल फूल का निर्माण जो है आपका कहाँ होता है? फल का निर्माण जो है आपका फल का निर्माण जो है अंडाशय में होता है। तो अंडाशय आपका जो सही होगा ना, ये आपका गलत दिया हुआ है आंसर, ठीक है। यहाँ देखिए फल का निर्माण अंडाशय में होता है, ये आपका सही होगा। बीज जो का संबंध जो है बीजांड से है, और काष्ठ का संबंध तना से, और मंड का पत्ती से है। तो फल का आपका अंडाशय से होगा, यानी कि 4 3 1 2 4 3 1 2 आपका सही मिलान ऑप्शन नंबर डी है, ना कि बी है। ये आपका गलत दिया हुआ है। खान सर का बुक का ये सेट 14 का ये देखिए प्रश्न जो है आपका 84 का गलत आंसर दिया है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे व्याख्या सही दिया है। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के एक या चूर्ण से औषधि की बोतल में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल जो है वो नमी सोखती है, इस कारण से पाई जाती है। 185 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न देखिए कि अमेजन के आभासी वर्चुअल सहायक का नाम क्या है? तो उसका नाम है एलेक्सा। अमेजन का सहायक का नाम है एलेक्सा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 86 का। 87 है कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, वो कारण है विकिरण के कारण जो है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। 88 नंबर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है ओंटारियो, ईरी, ह्यूरिन, मिशिगन और सुपीरियर, ये आपका सही क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर आपका सी 88 का करेक्ट आंसर है। 89 नंबर का प्रश्न देखिए कि म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? वो है आपका पीएम नमाना, ठीक है। पीएम माना जो है म्यांमार की प्रशासनिक राजधानी है। सो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर है कि भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। तो जी नहीं दोस्तों, ये जो है आपका कश्मीर के लद्दाख के क्षेत्र में निवास करते हैं, ये आपका पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरियों को पालते हैं, यह कथन सही है। चांगपा समुदाय, उन्हें अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में रखा जाता है, ये भी कथन सही है। तो 2 और 3 आपका सही कथन है। ऑप्शन नंबर बी 90 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 91 के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका आंध्र प्रदेश जो है मलनाड, ये आपका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ये देखिए आपका सही आंसर क्या होगा 98 नंबर का प्रश्न का। आंध्र प्रदेश मलनाड जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का नहीं है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो वो अवस्थित है आपका पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर सी 92 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 93 के भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, वो उसका विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। सो ऑप्शन नंबर सी 93 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 94 के भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में जो है रत्नाकर नाम सूचक था। हिंद महासागर का रत्नाकर नाम सूचक था। सो ऑप्शन नंबर सी 94 का करेक्ट आंसर है। 95 नंबर को सूची 1 में जैव मंडल और सूची 2 में अवस्थिति दिया है, तो आपको मिलान करना है। सिमलीपाल जैव मंडल जो है वो उड़ीसा में है। पंचमढ़ी वो कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, यानी कि 4 3 1 2 आपका सही मिलान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम में प्रस्तुत करता है? तो आपका नामचा बाड़वा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी जो है वो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी 96 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 97 है कि कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, तो वह केरल एवं तमिलनाडु स्टेट है। सो ऑप्शन नंबर सी 97 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 98 के भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु यानी कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम
नाम क्या है, वो है इंदिरा पॉइंट है। सो ऑप्शन सी 98 नंबर के प्रश्न का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर है कि कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है आपका मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और कर्क रेखा जो है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, उसमें आपके यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यूरोप में राइन घाटी और वोस्गेस पर्वत उदाहरण है, तो राइन घाटी और वोस्गेस पर्वत जो है उदाहरण है किसके, वो आपके ब्लॉक पर्वत के उदाहरण। सो ब्लॉक पर्वत ऑप्शन नंबर सी 100 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सेट नंबर 100 का आपका प्रश्न, सेट नंबर 14 का 100वां नंबर का प्रश्न आपका समाप्त हुआ। 101वां नंबर का प्रश्न है कि जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वे होंगे क्या होंगे, वो होंगे आपका मछली पकड़ने का अच्छा क्षेत्र होगा और कोहरे के मौसम का अनुभव होगा। इस कारण से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 नंबर के प्रश्न का। कोहरे का मौसम का अनुभव नौ परिवहन के लिए उपयोगी नहीं होगा दोस्तों। 102 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है कि सूर्य ताप आपतित सौर ऊर्जा है जो पृथ्वी द्वारा अवरोधित होती है, आपका सही कथन है। सूर्य ताप की मात्रा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर घटती जाती है, आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो सही आपका जो होगा केवल एक होगा, तो केवल एक यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 102 नंबर के प्रश्न का। 103 नंबर का है कि किस शहर में भारत की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक की शुरुआत हुई है, तो वो शुरुआत हुआ है हैदराबाद में, यानी ऑप्शन नंबर बी 103 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 104 है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने एक बल एक जिला नीति को लागू किया है, तो वो है मणिपुर राज्य सरकार। सो ऑप्शन नंबर बी 104 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 105 नंबर का प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने 35% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में प्रारंभ किया है, तो वो राज्य सरकार है मध्य प्रदेश, यानी 105 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, तो वो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है हल्दी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और इसके विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। सो 106 नंबर का ये राइट आंसर होगा। 107 है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य केंद्र योजना को प्रारंभ किया है, तो उनका नाम है असम सरकार जो है मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को प्रारंभ किया है। 108 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला सौर हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल किस राज्य का सौर मंदिर बना है, तो वो बना है तमिलनाडु का जो है सौर मंदिर बना है। सो ऑप्शन नंबर 20 का 108 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 109 है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये आपका करंट अफेयर्स का पुराना प्रश्न है। तो इसमें जो है आपका 2023 के अनुसार जो है 40वां स्थान है भारत का। सो ऑप्शन नंबर डी 109 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 110 है कि किस क्रांति के जनक जाने जाने वाले जो हैं वो एम एस स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया, तो हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इनका जो है निधन हो गया हाल ही में। 110 नंबर के बाद 111 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो यह जो है 154वीं जयंती मनाई गई 2023 में, 2024 में 155वीं और 2024 में 155वीं और 2025 में 156वीं जयंती मनाई जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 का 154वीं राइट आंसर होगा 111 का। 112 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों के लिए कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है भारतीय थल सेना ने। नेक्स्ट 113 नंबर की उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन संभावित हथियार सौदे के लिए किस देश में पहुंचे हैं, तो किम जोंग उन जो है रूस देश में पहुंचे हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 113 का। 114 है कि कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 यानी कि C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है, तो है एयरबस ने। ठीक है, ऑप्शन बी 114 का करेक्ट आंसर। 115 किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजना कलैगनार मगलियर उड़ीमई थोंगई थीटम शुरू की है, तो यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री हर्ष सांघवी ने हाल ही में अहमदाबाद में कितने पाकिस्तान प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान की है, वो है 108 नागरिकों को। 117 एक नेत्र विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो सम्मानित हुए डॉक्टर एम गोखले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 117। 118 के सर्बिया को हराकर किस क्षेत्र ने पुरुष FIBA बास्केट बॉल विश्व कप 2023 जीता है, तो वो जीता है दोस्तों जर्मनी को हराकर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 119 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2023 में का लॉन्च जो है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, 2023 में तो किया है दोस्तों बिहार विधानसभा का। ठीक है, बिहार विधानसभा का जो है ये लॉन्च किया है। सो ऑप्शन नंबर 20 का
बिहार विधानसभा नहीं, यह गुजरात विधानसभा के लिए लॉन्च किया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, गुजरात विधानसभा का राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी 119 का करेक्ट आंसर होगा। 120 है कि केंद्रीय बंदरगाह मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 के बीच की अवधि के लिए की गई समीक्षा के अनुसार कार्गो हैंडलिंग में विशाखापट्टनम बंदरगाह को सभी प्रमुख बंदरगाहों में तीसरे स्थान पर रखा गया है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 120 नंबर के प्रश्न का। 121 है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो यह सोनपुर में आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 121 का। 122 नंबर का प्रश्न है कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग वो है क्या है आपका, वो है आपका प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग जो है 258 किलोवाट हो गया है। सो उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। 123 है कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, तो इसका संबंध है, तो जीविका का संबंध किससे है दोस्तों? जीविका का संबंध जो गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण तथा गरीबी रेखा के नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए बिहार सरकार द्वारा यह एक चलाया गया परियोजना है। सो उपयुक्त में से आपका जो है एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। रोजगार सृजन से, गरीबी उन्मूलन से, ऑप्शन नंबर ई 123 नंबर के प्रश्न का। 124 है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है, तो यह गंगा नदी पर स्थित है। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, तो यह बिहार राज्य में लोकप्रिय है। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है, तो वह नगर निगम वित्त से। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो कुंवर सिंह हो जाएंगे, बाबू कुंवर सिंह भी इसका राइट आंसर 127 का। 128 के 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो सकाची बिहार में। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इब्न बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट है 129 के बाद 30 के बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम है डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, जो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 130 का। 131 से संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, संथाल विद्रोह के नेता दोस्तों सिद्धि और कान्हू थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार का चुआर विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो ये चुआर विद्रोह 1798 में हुआ और इसके जो है नेतृत्वकर्ता दुर्जन सिंह थे। और चुआर विद्रोह जो है बिहार बंगाल के क्षेत्रों में प्रसिद्ध था। बिहार समाजवादी पार्टी जिसका गठन 1931 में हुआ, तो किन्होंने किया था, इसका गठन जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो वह है उत्तर पश्चिम में जो है सबसे अधिक जिले हैं बिहार में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 135 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो वह कृषि नियंत्रण बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था, तो इसका मान कितना था दोस्तों? इसका मान था आपका उपयुक्त में से कोई नहीं जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर उपयुक्त में से एक से देख कि इसका जो उपयुक्त में से कोई नहीं 0.536 इसका मान था। सो ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर है। 137 है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है, तो वह है आपका 22,511 करोड़ 2021-22 में आपका जो है राजकोषीय घाटा अनुमानित है बिहार में। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो वह आपका कक्षा 5वीं के सभी छात्र दोस्तों जो है प्राप्त करेंगे। और कक्षा 5वीं नहीं, कक्षा 6ठी और उससे ऊपर के सभी छात्र कक्षा 6ठी कक्षा 7वीं थी, यानी कि कक्षा 8वीं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत। 139 नंबर का प्रश्न देखिए, मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। 139 140, तो 139 से लेकर आपके 150 प्रश्नों तक मैथ के प्रश्न होंगे सेट नंबर 14 के। तो सेट नंबर 14 आपका जो है 150 प्रश्नों के साथ समाप्त हुआ। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ से आप जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं और मैथ के प्रश्नों को बना सकते हैं। और जो भी आपको प्रश्न लगे कि हमने इसका गलत बताया है प्रश्नों का आंसर, तो आप आंसर की से इसका मिलान भी कर सकते हैं, या फिर आंसर की में भी गलत दिया हो तो आप जो है अपना खोज कर पता लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो गलत दिया हो और क्यों दिया हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 15 के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।